नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। तो हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें PYQ हैं। PYQ के क्वेश्चन शामिल हैं। UGC नेट लेवल के ये क्वेश्चंस हैं सभी। ये प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हर कोई इसे देख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। कहाँ पे मिला है? सही उत्तर होगा बिलासुर गांव से मिला है। बिलासुर गांव से भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष बिलासुर गांव से मिला है। बिलासुर गांव पुरापाषाण कालीन स्थल है जो कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ से गुफाओं के अवशेष मिले हैं जिनसे हम तत्कालीन मानवों के रहन सहन के बारे में जानकारी पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? कहाँ पे मिला है? यह मिला है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो कि 7000 ईसा पूर्व के हैं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। पुराविद अनुमान करते हैं कि इन्हीं ग्राम्य संस्कृतियों से बाद में हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई होगी। हड़प्पा वासियों ने कृषि तकनीक इन्हीं लोगों से सीखी होगी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? राखी गढ़ी मध्य शहर बिल्कुल सही सुमेलित है। हड़प्पा समाधान H ये भी सही है। मोहनजोदड़ो समाधान R37 ये सही सुमेलित नहीं है। और कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान हमें मिलता है, बिल्कुल सही है। ये तीनों सही हैं, ये गलत है। मोहनजोदड़ो से कोई समाधान स्थल प्राप्त नहीं है, जबकि समाधान H तथा समाधान R37 हड़प्पा से प्राप्त है। कालीबंगा से एक युगल अर्थात पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के अलावा लोथल से भी 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। चौथा प्रश्न है, उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी A का जो है वो दूसरा होगा। मोहनजोदड़ो उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी हमें मिलती है। और फिर B का हो जाएगा 1, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से एक कांस्य रथ मिलता है। और फिर C का हो जाएगा 4, यानी कि लोथल से हाथी दांत का स्केल हमें प्राप्त होता है। और फिर D का हो जाएगा 3, यानी कि बनावली से हमें पक्की मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख में है? किसका? तो सही उत्तर हो जाएगा 4, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण का हमें जो है आवाहन एशिया माइनर के बोगास कोई अभिलेख में मिलता है। एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में स्थित बोगास कोई से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में 2 कबीलों खत्ती और मित्तनी के बीच संधि का उल्लेख है। इसमें संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ वैदिक देवताओं यथा इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण को साक्षी बनाया गया है। इस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। छठा प्रश्न है, भारत में कहाँ पर भोजपत्र यानी कि भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगवेरपुर से पाया गया है। इसकी व्याख्या हो जाएगी, भारत में श्रृंगवेरपुर में भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। प्राचीन समय में भारत में भोजपत्र पर लिखा जाता था। इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान से प्राचीन श्रृंगवेरपुर की पहचान की गई है। अयोध्या से बन जाते समय राम, सीता और लक्ष्मण एक रात के लिए यहाँ रुके थे। यहीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। डॉक्टर VV लाल के निर्देशन में यहाँ कुछ समय पूर्व उत्खनन कार्य हुआ था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से इस पौराणिक नगर के प्राचीन वैभव की जानकारी मिलती है। महाभारत में भी इसे तीर्थस्थल कहा गया है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाजसनेयी।
यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसकी दो शाखाएं कार्व और माध्य दिन हैं। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं, जैसे काठक संहिता, कठित स्थल संहिता, मैत्रेयणीय संहिता और तैत्तिरीय संहिता। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या गद्य रूप में मिलती है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पांड्य। संगम संस्कृति में दक्षिण भारत के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों का उल्लेख मिलता है। कुल 3 संगम पांड्य राजाओं के यहाँ आयोजित किए गए। पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस का राजदूत बनकर भारत आया था, जो भारत में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य रहा। उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद अशोक के दूसरे अभिलेख में पांड्य राज्य का उल्लेख चोल, चेर और सत्यपुत के साथ मिलता है। 9वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था? कौन था? सही उत्तर हो जाएगा नक्कीरर। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मिलन है। कुल 3 संगम पांड्य राजाओं के यहाँ आयोजित किए गए। कौन कौन से? प्रथम संगम अगस्त्य ऋषि इसके अध्यक्ष थे और यह स्थल मदुरै था जहाँ पे यह हुआ था, और इसका संरक्षक पांड्य शासक थे। द्वितीय संगम यानी कि द्वितीय मिलन जो था वह इसके अध्यक्ष थे तोलकाप्पियर, और यह कपाटपुरम में था। पांड्य शासक इसके संरक्षक शासक थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष व अलैव अगस्त्य ऋषि थे। तृतीय के नक्कीरर थे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और उत्तरी मदुरै में यह था और पांड्य शासक इसके संरक्षक थे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया? किसने किया था? कर्दमक शक ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्दमक शकों की दूसरी शाखा के थे। पश्चिमी भाषा भारत में इसकी सत्ता स्थापित करने वाला शासक चष्टन था। रुद्रदामन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ इसी शक शाखा ने किया। नोट वाली बात है यहाँ पे, कर्दमक शकों से पहले हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम भारत में सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियों का प्रारंभ किया। शक, पहलव और कुषाण राजाओं ने भी हिंद यवन राजाओं के अनुरूप सिक्के चलाए। 11वां प्रश्न है, कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? कहाँ पे खोजा गया है? सिरकप में खोजा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल सिरकप में खोजा गया है। सिरकप वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में तक्षशिला से सटा हुआ है, जहां जॉन मार्शल के निर्देशन में तक्षशिला की खुदाई के दौरान सिरकप तथा सिरसुख नामक प्राचीन नगरों के अवशेष मिले हैं। सिरकप में 70x40 मीटर का मंदिर मिला है, जिसमें बौद्ध मठवासी सन्यासी रहते थे। यह मंदिर गोलाकार था, जिसे अर्धवृत्ताकार रूप दिया गया था। इसका गोल भाग छोटे स्तूप के रूप में प्रयुक्त होता था। यह स्थान ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों डेमेट्रियस और मिनांडर के समय में महत्वपूर्ण स्थानों में गिना जाता था। 12वां प्रश्न है, बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के, इनके सिक्के कब से कब तक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2, चंद्रगुप्त फर्स्ट से स्कंदगुप्त तक थे। इसकी सही व्याख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी, बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त फर्स्ट से स्कंदगुप्त तक के हैं। गुप्त राजाओं के अनेक सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ये स्वर्ण, रजत तथा तांबे के हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर भरतपुर राजस्थान के बयाना नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। एलन अल्टेकर आदि विद्वानों ने गुप्तकालीन सिक्कों का विस्तृत अध्ययन किया है। अनेक सिक्कों पर तिथियां भी उत्कीर्ण हैं, जिससे हम उन शासकों का तिथि निर्धारण कर सकते हैं।
13वां प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? किस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख में। इसकी व्याख्या हो जाएगी, कुमार गुप्त कालीन मंदसौर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी तंतुवाय श्रेणी ने अपने मूल स्थान लाट को, मूल स्थान क्या था? लाट था, को छोड़कर मंदसौर यानी कि दसपुर मध्य प्रदेश में अपना आवास बना लिया और फिर इन बुनकरों ने ही यहाँ के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में जब मंदिर का एक भाग नष्ट हो गया तो इसी श्रेणी ने धन देकर इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मंदसौर शिलालेख में प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना की गई है। अब हम जानते हैं कुछ और अभिलेख, ऐहोल अभिलेख के बारे में। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के काल की प्रशस्ति है जिसकी रचना रविकीर्ति ने की, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है ऐहोल अभिलेख में। और एरण अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश में है। उत्तरकालीन गुप्त शासक भानुगुप्त का 510 ईस्वी का अभिलेख है जिसमें उसके मित्र गोपराज का उल्लेख है जो अपने मित्र की तरफ से हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई। यह सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण भी है। और फिर एक अभिलेख है बांसखेड़ा अभिलेख। यह 1894 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में मिला। इस अभिलेख से पुष्यभूति वंश का वर्धन राजवंश के सम्राट हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 14वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? किसने नहीं किए थे? यह किया था पल्लव और राष्ट्रकूट ने। तो इसकी सही व्याख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी, पल्लव इतिहास के अध्ययन के लिए हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों से साधन प्राप्त होते हैं। पल्लव इतिहास के सबसे प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं। लेख मंदिरों, शिलाओं, ताम्रपत्रों तथा मुद्राओं पर उत्कीर्ण हैं। इनमें प्राकृत तथा संस्कृत दोनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है। इन्होंने अपने सिक्के जारी नहीं किए थे। इनकी राजधानी कांची थी। प्रसिद्ध शासक थे सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम आदि। राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास हम मुख्य रूप से उसके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों तथा दानपत्रों से ज्ञात करते हैं। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। प्रसिद्ध शासक कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव तथा गोविंद तृतीय था। आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रकूट शासकों ने अपने विशाल साम्राज्य के लिए कोई सिक्का प्रचलित नहीं करवाया था। राष्ट्रकूटों ने भी। अतः व्यापार या तो विनिमय के माध्यम से या सोने चांदी के माध्यम से होता था। इसलिए दोनों विकल्प यहाँ पे 2 और 3 दोनों सही हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? कौन सा शासक था? तो विष्णुगुप्त था। इसकी व्याख्या हो जाएगी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना उसके संधि विग्रही के सचिव हरिशेण ने की थी। संस्कृत भाषा में लिखी इस प्रशस्ति की 19वीं तथा 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने जीता, फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इन्हीं 12 शासकों में से एक कांची का शासक विष्णुगुप्त भी था। तो आज हम ये 15 प्रश्न ही लेकर आए हैं। आपको बताना है कि कैसे लगे ये, क्योंकि ये सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा अच्छा लगा हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।